राधे राधे बच्चों। अब हम पावर का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन देखते हैं एसी सर्किट में। हमारे पास में एवरेज पावर का फॉर्मूला ERMS IRMS cos phi है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ पावर फैक्टर में भी चेंज हो रहा है और IRMS में भी, तो हम एग्जैक्ट वेरिएशन नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमने इन दोनों को एक सिंगल टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो ERMS को तो हम E0/√2, IRMS को I0/√2 और पावर फैक्टर को R/Z लिखा। अब ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होके हो गया 2 और I0 को हम E0/Z लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास में एक्सप्रेशन ऐसा हो गया कि ये E0² है, ये Z² है। तो अब हमारे पास में आ गया E0²R/2Z², जहाँ पे Z नेट इम्पीडेंस होता है जो कि R² + XL - XC का होल स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास में पावर का फॉर्मूला आ गया। अब इस एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो नेट X कम हो रहा है, पावर बढ़ेगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर X 0 हो जाता है और पावर मैक्सिमम हो जाती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले सर्किट कैपेसिटिव नेचर का होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इसका नेचर रेजिस्टिव और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद में पावर घटती है और इसका नेचर इंडक्टिव रहता है। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में पावर मैक्सिमम है। तो इस कर्व से हमें ये मालूम पड़ता है कि ऐसे 2 पॉइंट्स कर्व में हैं अवेलेबल जहाँ पर पावर मैक्सिमम पावर का हाफ होगी और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन 1 में इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का यूज़ देखेंगे। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो हैं जहाँ पर पावर मैक्सिमम पावर का हाफ होता है। रेजोनेंस पर पावर मैक्सिमम होती है और ये मैक्सिमम पावर हमारे पास में कब होगी, जब Z मिनिमम होगा। तो ये मैक्सिमम पावर हो गई E0²/2R। हाफ पावर पॉइंट पे जो पावर है वो मैक्सिमम पावर का आधा होगी। अब ये करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से E0² को 2R टाइम्स ऑफ PM यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारे पास में ये वाला एक्सप्रेशन आया। अब हाफ पावर पॉइंट्स के लिए हम बात करें तो इस P को हम मैक्सिमम पावर /2 लिखेंगे। फिर इस मैक्सिमम पावर से ये PM कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास में क्या रहा, देखिए हमने हाफ पावर पॉइंट्स के लिए इसे PM/2 लिखा पावर को, तो PM से PM कैंसिल आउट हो गया। तो अब R² + XL² = 2R²। ये R² जब ट्रांसपोजिशन होके इधर आएगा ये -R² बनेगा। तो अब हमारे पास में XL - XC का होल स्क्वायर = कैपिटल R²। तो XL - XC हमारे पास में ±R रहेगा। अब हमने इसका ट्रांसपोजिशन कर दिया। XL की जगह पर हम Lω और XC की जगह पर 1/Cω लिख सकते हैं और ये ±R = 0। तो ऐसा आ गया। अब हमने पूरी इक्वेशन में L का डिवीज़न दे दिया, तो यहाँ पर भी L, यहाँ पर भी L और यहाँ पर भी L। तो अब हमारे पास में इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। अब पूरी इक्वेशन को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/LC को हम ω/R² सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास में अब इक्वेशन ω² - ω/R² जो कि 1/LC की जगह रखा ±R/L टाइम्स ऑफ ω। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास में 2 हैं। एक बार +R/L लेंगे तो अलग आएगा और एक बार -R/L लेंगे तो अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, जो इस तरह से है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है -B
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू r/l है और c हमारे पास में माइनस ओमेगा आर स्क्वायर है। तो ये सारी वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए 1/2a वाला पार्ट बाहर ले लिया हमने, b की जगह पर माइनस बी प्लस माइनस वाला क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो यहाँ पर प्लस फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस 4 ओमेगा आर स्क्वायर हो गया। ठीक इसी तरह से इसके लिए करेंगे तो वही 1/2a तो बाहर आ गया बेटा, ये b की जगह पर माइनस r/l है तो ये प्लस r/l हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन दोनों एक्सप्रेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सेम आती है। तो अब हम यहाँ पर अगर ω2 माइनस ω1 करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन दिस माइनस दिस आएगा, जो कि ω2 माइनस ω1 इक्वल टू r/l है। अब ये ω2 2πf2 माइनस 2πf1 इज इक्वल्स टू r/l है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास में बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन है। तो देखा जाए तो बैंडविड्थ क्या है, उन फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जहाँ पर पावर मैक्सिमम पावर का हाफ होती है। तो अब देखिए गिवन रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, अगर ये डिफरेंस कम होता है तो हमारा कर्व थोड़ा सा शार्प ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर गिवन रेजिस्टेंस के लिए ये डिफरेंस बढ़ता है तो हमारा कर्व थोड़ा ब्लंट टाइप होगा। तो ये डिफरेंस कम होने से ग्राफ थोड़ा शार्प आता है, तो उससे ये मालूम पड़ता है कि जो मैक्सिमम पावर है वो हमें इनके नियर बाय पावर से बिल्कुल अलग महसूस होगी। तो शार्पनेस के लिए मैक्सिमम पावर की एक अलग सी वैल्यू के लिए हमें इस फ्रीक्वेंसी रेंज को, या हम कहें इस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को कम करना होगा। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या बताता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा आर है, बैंडविड्थ r/l है। अब ये हमारे पास में ओमेगा आर का वैल्यू रखा, तो अब ये वैल्यू हमारे पास में देखिए ये आएगा 1/r, इस √l से ये √l में चला जाएगा। तो ऐसा क्वालिटी फैक्टर को ही रेजोनेंस के केस में हम VL/VR या VC/VR कब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन पर डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें पावर कर्व की, तो अगर रेजिस्टेंस कम है, जैसे यहाँ पे R2 कम है, तो हमारे पास में मैक्सिमम पावर ज़्यादा होगी। तो रेजोनेंस पे क्या क्या होता है, रेजोनेंस पर इंडक्टेंस 0 होता है, मतलब रिएक्टेंस 0 होता है टोटल, XL इक्वल टू XC हो गया। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अपन 1/√LC से डिफाइन करेंगे। इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल इक्वल होता है, पोटेंशियल ड्रॉप। मैक्सिमम करंट को हम E/R से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर मैक्सिमम हो जाती है और सर्किट का नेचर रेजिस्टिव होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। राधे राधे।